क्या इजराइल अक़वाम मुत्तहदा की जनरल असेंबली सेशन तक वेस्ट बैंक यानी मकबूजा वेस्ट बैंक के ऊपर अपना कब्जा मुकम्मल करने वाला है? लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। इसके अलावा बात करेंगे अभी जो हालिया चाइना के अंदर जो समिट एससीओ की अपने इख्तिताम को पहुंची, उसके बाद पाकिस्तान की क्या डिमांड्स हैं उसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। और पाकिस्तान के अंदर एक और बार सैलरी क्लासेस ने जो टैक्स बर्डन उठाया है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले हस्ब मामूल के तहत डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट, प्रेस द बेल आइकॉन एज वेल। बात शुरू करते हैं इजरायली मिनिस्टर, बड़े ही मशहूर अब तो हो गए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बेजालिल स्मोट्रिच ने एक बहुत बड़ा दावा किया कि इजराइल 82% यानी 82% जो मकबूजा वेस्ट बैंक है, जिसको ये जुडेया या समारिया कहते हैं, उसको हड़प करने की फुल तैयारी में है। अक़वाम मुत्तहदा के अंदर अब एक ऑब्वियसली कुछ ही दिन रहते हैं यूएनजीए की असेंबली को, और यूएनजीए के अंदर ये तवक्कुआत हैं कि जनरल असेंबली जो है वो अडॉप्ट करेगी एक रेजोल्यूशंस। जनरल असेंबली के अंदर जो मेंबर्स हैं, कुछ अहम मेंबर्स, वो अडॉप्ट करेंगे और अनाउंस करेंगे कि वो फलस्तीनी रियासत को कबूल करते हैं, उसको मानते हैं कि फलस्तीनी रियासत एग्जिस्ट करती है यूएनजीए के अंदर। उसके अंदर फ्रांस शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, कनाडा, ब्रिटानिया ने भी अपनी बात की हुई है वहां पे, ऑस्ट्रेलिया। तो ये सब ममालिक अब मूव कर रहे हैं पैलेस्टीनियन रिकग्निशन की तरफ। और जैसे ये लोग मूव कर रहे हैं पैलेस्टीनियन रिकग्निशन की तरफ, यूएनजीए के अंदर कोई भी फलस्तीनी लीडर नहीं आ सकता, क्योंकि अमेरिका ने उन्हें वीजे देने से इनकार कर दिया है। अब बेजालिल स्मोट्रिच का ये स्टेटमेंट के 82% टेरिटरी इजरायली सॉवरेंटी अपनी अप्लाई करने के लिए तैयार है, उसके ऊपर, जिसे वो लोग जुडेया या समारिया कहते हैं, ये एक एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन है। मगर ये भी एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन जो है वो सेंटर स्टेट आ गई है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम तो वैसे ही बदनाम हैं, तो हमें अब ये इंटरनेशनल लॉ, बैन अल-अक़वामी कवानीन, इन सब चीज़ों की हमें परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन्होंने जो गाज़ा में कर दिया है, 100 से 150 बंदा पिछले 700 दिन से मारा जा रहा है गज़ा के अंदर, और दुनिया जैसी की तैसी चल रही है। अच्छा, मैंने ज़िक्र किया फ्रांस का, ब्रिटानिया का, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम भी शामिल है, और इन्होंने अपने प्लान्स अब रिकॉग्नाइज करने के अनाउंस कर दिए कि यूएनजीए के अंदर ये लोग एक्सेप्ट करेंगे। 8 सितंबर से 23 सितंबर तक यूएन जनरल असेंबली सेशन चलेगा। तकरीबन 150 के करीब ममालिक ने, या 147 के करीब ममालिक ने फलस्तीनी रियासत को, सॉवरेंटी को, स्टेटहुड को एक्सेप्ट कर लिया है। अक़वाम मुत्तहदा की ये सब रियासतें हैं। अब इसके बाद बेल्जियम, फ्रांस, ब्रिटानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी इसको मानने जा रहे हैं। साथ साथ इसराइल ने अपने जो इरादे हैं उनको भी सबके सामने वाजे कर दिया है। उनके पास कंप्लीट बैकिंग है अमेरिका की, और वो अंधी धुन, बेसिकली अंधा होके, वो जिस तरीके से अपना रवैया गजा के अंदर तो उन्होंने किया हुआ है, मगर वेस्ट बैंक के अंदर भी उनका जो रवैया है और जिस तरीके से वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं 7 अक्टूबर से पहले से ही, क्योंकि वहां पे वो टारगेटेड किलिंग्स हो रही थी, बच्चों को मार रहे थे 7 अक्टूबर से पहले इजरायली। तो अब ये चीज को एक्सपैंड करने का उनका इरादा भी है, और अब जो बातें सामने आ रही हैं वो भी बहुत वाजे हो गई हैं कि इजराइल अब रुकने नहीं जा रहा। साथ साथ यूएन जनरल असेंबली का सेशन हमारे सामने है, और क्या कर सकता है अक़वाम मुत्तहदा? नथिंग। वो कुछ नहीं कर सकते। अमेरिका की जो हरकतें हैं, उसने एक तरीके से अक़वाम मुत्तहदा को किसी लायक नहीं छोड़ा। अब आप ये कह सकते हैं कि अक़वाम मुत्तहदा पहले ही किसी लायक नहीं था, वो वैसे ही अमेरिका के उसके ऊपर रहमो-करम के ऊपर चल रहा था, पैसों के ऊपर चल रहा था, इन सब चीज़ों के ऊपर, मगर अब तो ख़ैर कोई वैल्यू है ही नहीं। नेतन्याहू ये जंग जो छिड़ चुकी है, जारी है, इसे कभी भी खत्म करना नहीं चाहेगा।
क्योंकि वो जानता है कि जिस दिन जंग खत्म होगी उस दिन सवाल उठेंगे और ये पूछा जाएगा कि आपने क्या किया, क्या कर रहे थे आपने ये जंग शुरू होने से पहले और आपके पास वो साइन क्यों नहीं थे अक्टूबर 7 के ये सब कुछ होने जा रहा है। साइन होने के बावजूद भी ये भी खबरें हैं कि एक सीनियर इजरायली जनरल भी उन एरियाज में पहुंचा कोई 1 या 2 घंटे पहले हमलों से पहले, हमास के हमलों से, और वहां पे पहुंचा, उसके पास इतलात सब कुछ थी मगर कुछ किया नहीं उसने। अब हैनिबल डायरेक्टिव की बातें भी होती हैं कि इजराइल ने अपने लोगों को खुद ही मारा था और इसकी ऑब्वियसली हारिस ने भी वजाहत कर दी है और दीगर जगहों से भी आ गई है कि इजरायली हेलीकॉप्टर्स ने, अपाचे हेलीकॉप्टर्स ने और आईडीएफ ने अंधाधुंध फायरिंग की थी कि जो भी उनको गाड़ी या बंदा मूव होता हुआ नजर आया उन्होंने सवाल पूछे बगैर उनके ऊपर फायरिंग और वो सब चीजें शुरू कर दी। तो ये सवालात मौजूद हैं कि कितनी बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर थी। और उसके बाद जो कानूनी कार्रवाइयां चल रही हैं नेतन्याहू के खिलाफ, वो भी बहुत अहमियत की, हाँ, यानी उनकी बहुत अहमियत है क्योंकि नेतन्याहू जाता है, जानता है कि अभी जंग के दौरान तो चलो उसने कब्जा काबू किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है सब चीजों के ऊपर, नैरेटिव के ऊपर भी, अमेरिका के ऊपर भी, लेकिन अगर ये जंग रुक गई तो फिर और चीजें उसके सामने आके खड़ी हो जाएंगी। सबसे बड़ा हिमायती, जैसे मैंने जिक्र किया, इजराइल का और नेतन्याहू का इस वक्त अमेरिका है। अमेरिका के अंदर एक आप कह लें खुली जंग चली हुई है विद इन जो मागा मूवमेंट है डोनाल्ड ट्रंप की, उसके अंदर एक तरफ मागा मूवमेंट जो है वो ट्रम्प को कंप्लीटली सपोर्ट करती है, दूसरी तरफ मागा मूवमेंट जो है और वो मेक अमेरिका ग्रेट मूवमेंट है, इसके अंदर ज्यादातर अक्सरियत रिपब्लिकन्स की मौजूद है। सबसे एक डिवाइसिव इशू जो भी बना हुआ है मागा मूवमेंट में है वो है इसराइल और जेफरी एप्स्टीन के एलिज्ड ताल्लुकात या कॉन्टैक्ट्स इजरायली इंटेलिजेंस मोसाद के साथ, और एहुद बराक जो साबिका वजीर आजम थे इसराइल के, उनके साथ ताल्लुकात और दीगर और चीजों के ऊपर। अब ये जंग जो है एप्स्टीन फाइल्स की, ये खुल के एक तरीके से आ गई है अमेरिकन कांग्रेस के अंदर, और इसको दो बहुत अहम किरदार जो हैं वो लीड कर रहे हैं। एक तो है मार्जरी टेलर ग्रीन, ये ट्रम्प की बहुत बड़ी हिमायती थी, मागा मूवमेंट से भी इनका ताल्लुक है, रिपब्लिकन भी हैं, बहुत पॉपुलर भी हैं। पहले इनको थोड़ा सा पागल समझा जाता था मगर अब मार्जरी टेलर ग्रीन जो है वो अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में अब पाती हैं कि वो इजराइल और एपैक, जो इजरायली लॉबी है अमेरिका के अंदर, वाहिद लॉबी दुनिया भर के किसी भी मुल्क की जिसको रजिस्टर नहीं किया गया एज अ फॉरेन लॉबी, तो वो एपैक की रजिस्ट्रेशन की बात कर रही हैं, वो इजराइल को जो अंधी हिमायत हो रही है उसकी बात कर रही हैं, और वो एप्स्टीन फाइल्स के अंदर जो लोग जिनके नाम थे उनकी बात कर रही हैं। इनके साथ एक और कैरेक्टर है थॉमस मैसी करके। थॉमस मैसी जो है वो रिपब्लिकन है मगर ज्यादा लिबर्टेरियन है, वो आजादाना ख्याल के एक लेजिस्लेटर हैं, और वो भी बहुत एक अहम किरदार उभर के सामने आए हैं और ट्रंप ने तो उनको जाती तौर के ऊपर टारगेट भी किया है। लेकिन ये दोनों मिलके, थॉमस मैसी और मार्जरी टेलर ग्रीन, यानी 7 लोग थे 435 की जो अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है उसके अंदर, 7 लोग जिसके अंदर से ये 2 थे जिन्होंने अपोज किया इजराइल को और फंडिंग भेजने के लिए भी हाल ही के अंदर। तो ये दोनों कैरेक्टर्स अब उभर के सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जो एप्स्टीन के जुर्म थे और जिन लोगों के साथ ज्यादतियां, खवातीन के साथ ज्यादतियां हुई थी, बच्चियों के साथ उस वक्त, उनकी जो लिस्ट, उनकी अपनी जो बनाई हुई लिस्ट है, वो अब अमेरिकी कांग्रेस के फ्लोर के ऊपर खड़े होके मार्जरी टेलर ग्रीन और थॉमस मैसी इसको, क्योंकि वो चार्ज नहीं किया जा सकता, उनके ऊपर केस नहीं किया जा सकता अगर वो कांग्रेस की के अंदर जाके ये सब बातें करें। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज डेवलप हो रही है। ट्रंप ने कहा ये जी एक होक्स है, सब झूठ है, कोई लिस्ट नहीं है। उनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बार इस चीज को पलट चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा एक मसला बना हुआ है क्योंकि ट्रंप ने इलेक्शंस के दौरान, उससे पहले जो ये पूरी कैंपेन चल रही थी उसके अंदर एप्स्टीन फाइल्स का, कि मैं जिस दिन आऊंगा सदारत के अंदर उसी दिन मैं एप्स्टीन फाइल्स को रिलीज करूंगा, मगर उसके बाद एक ऑब्फस्केशन हुई और इस उस इशू को दबाते चले गए। याद रखें, ये एप्स्टीन फाइल्स का मसला, जो एप्स्टीन फाइनेंसियर था, ब्लैकमेलिंग ऑपरेशन भी कर रहा था, बच्चियों को भी साथ भी उसने ज्यादतियां की हुई थी, तो वो और इजराइल और इजरायली मोसाद के एलिज्ड कनेक्शंस हैं। ये दोनों खबरें जो हैं
ये जुड़ी हुई हैं, ये इनका एक इंटरसेक्शन है और उस इंटरसेक्शन में कहीं डोनाल्ड ट्रंप भी आके फिट होता है। ये बात तो हो गई जो अमेरिका के अंदर फसाद बना हुआ है एप्स्टीन और इजराइल को लेकर, स्पेशली ट्रंप की मागा मूवमेंट में। जाने से पहले एक अहम खबर पाकिस्तान से भी आई है और वो ये खबर है कि पाकिस्तान के अंदर जो सैलरीड क्लासेस थी उन्होंने पिछले माली साल के अंदर, एक साल के अंदर 21% ज्यादा टैक्स दिया है निस्बतन और दीगर शोबों के, ट्रेडिंग और इन सबके तकरीबन 85 अरब रुपए पहले 2 महीने ऑफ दिस फिस्कल ईयर 21% उन्होंने टैक्स दिया है और जो रिडक्शन दी थी बजट के अंदर वो उसका उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फायदा नहीं हुआ। अब इसको अगर आप कंपेयर करेंगे 70 बिलियन से पिछले साल से, तो तकरीबन 15 अरब रुपए ज्यादा टैक्स की मद के अंदर पाकिस्तानी मिडिल क्लास ने दिए हैं। अब आप कंपेयर करें इस इंक्रीज को अगर फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग से या और शोबों से, तो उन्होंने इतना परफॉर्म नहीं किया। इसकी वजह से आपका जो बेस था वो तकरीबन उतना का उतना ही रहा, यानी बर्डन आपके सैलरी तबके ने ले लिया और जो बाकी तबके थे, ट्रेडिंग या ये सब कुछ तिजारत, उसने उसके अंदर कमी आई। खैर, इट्स गेटिंग रियली कॉम्प्लिकेटेड नाउ इज़न्ट इट? कि हकीकत के अंदर आपकी इकोनॉमी तबाह हो चुकी है, श्रिंक हो रही है, उसके ऊपर ये सब इंडिकेटर्स आपको बता रहे हैं कि यार ये सब कुछ हो रहा है। और जो डिसोनेंस है रूलिंग एलीट का, वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जी हमने पता नहीं क्या अबूर कर लिया है, हमने क्या अचीव कर लिया है। आप लोग क्या समझते हैं कि आपको पिंच महसूस हो रही है क्या? आपके अपने बजट्स के अंदर जो लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं आप लोग? बताएँ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात करेंगे थोड़ी देर बाद।